नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने ज्वार भाटे के अर्थ, ज्वार भाटे के प्रकार, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। ज्वार भाटे की जो जानकारी है वह वास्तव में प्राचीन काल से कुछ न कुछ रही है और विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने आधार पर ज्वार भाटे के बारे में कुछ न कुछ कहा है। हालांकि कुछ देशों के निवासियों को इसका प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। सबसे पहले जो सर आइजक न्यूटन थे, उन्होंने सन 1687 ईस्वी में जब अपना गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंध में भी उन्होंने संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और सन 1755 में लाम्बास ने वापस गतिक सिद्धांत, सन 1842 ईस्वी में जी.बी. एरी ने वापस प्रगामी तरंग सिद्धांत और बाद में आर.ए. हैरिस ने स्थावर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये जो जितनी भी परिकल्पनाएं हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले है संतुलन सिद्धांत। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया है कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह सर आइजक न्यूटन ने किया था और 1687 में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत स्थिर कर लोगों को ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन पदार्थों में सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण में हमेशा संतुलन रहता है। इसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जितने भी अंतरिक्ष में पिंड हैं वे अपने अपने स्थान पर टिके हुए हैं और महासागर में उत्पन्न होने वाला ये जो ज्वार भाटा है वह इन्हीं की आकर्षण शक्ति का परिणाम है। हालांकि सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा से बहुत अधिक है, फिर भी सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा निकट होने के कारण वह आकर्षण जो है पृथ्वी को अधिक करता है। पृथ्वी और चंद्रमा एक ही आकर्षण केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है केंद्रोभिसारी बल या अपकेंद्रीय बल, जिसमें प्रत्येक वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर फेंकते हैं। दूसरा होता है केंद्रोपसारी अथवा आकर्षण बल। इसमें प्रत्येक वस्तु जो है वह केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति द्वारा सभी पदार्थ सूर्य से चंद्रमा की ओर तथा अपकेंद्रीय शक्ति द्वारा चंद्रमा से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें एक दूसरी शक्ति पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान है, परंतु यह शक्ति पृथ्वी के उस भाग पर ज़्यादा अधिक है जहाँ पर पृथ्वी का भाग चंद्रमा के ठीक सामने पड़ता है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही अपने स्थान पर स्थित है, इसलिए ना कोई आगे बढ़ता है और ना कोई पीछे हटता है। इस कारण पृथ्वी के केंद्र पर आकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर रहते हैं। किंतु पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सबसे निकट है वहाँ आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण जल जो है वह चंद्रमा की ओर आकर्षित हो जाता है। साथ ही पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है वहाँ आकर्षण शक्ति पृथ्वी के केंद्र से कम होती है, इसलिए वहाँ पर अपकेंद्रीय बल की अधिकता से जल को पृथ्वी की ओर खींच लेता है। इस तरह पृथ्वी के एक ओर ज्वार आकर्षण शक्ति की अधिकता के कारण और दूसरी अपकेंद्रीय शक्ति के कारण अधिकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी पर एक ही समय में दो बार ज्वार उत्पन्न करता है, परंतु ज्वार के समय में पृथ्वी के अन्य भागों का जल भी खिंचकर चला जाता है। इसलिए दोनों ज्वार वाले स्थानों के बीच के भागों में समुद्र तल जो है वह सामान्य तल से नीचे चला जाता है, जिससे वहाँ पर भाटा उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी की आवर्तन गति के कारण प्रत्येक स्थान पर सदा एक ही बार ठीक चंद्रमा के सामने और एक बार ठीक उसके विपरीत दिशा में रहता है। अतः पृथ्वी में प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार और दो बार भाटा आता है। हालांकि ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ही उत्पन्न होता है, परंतु सूर्य की आकर्षण शक्ति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से 255 लाख गुना अधिक है, लेकिन सूर्य जो है वह चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से लगभग 9,27,000 मील अधिक दूर है। इसलिए सूर्य की जो ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति है वह चंद्रमा की केवल 5/11 ही होती है। अतः ज्वार उत्पादक शक्ति के रूप में सूर्य का चंद्रमा की अपेक्षा कम प्रभाव पड़ता है।
पृथ्वी के केंद्र पर सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा की तुलना में 169 गुना अधिक है, परंतु ज्वार भाटा केवल आकर्षण शक्ति की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि ज्वार भाटा पृथ्वी के केंद्र और पृथ्वी के चंद्रमा के निकटवर्ती और दूरवर्ती भागों में भी आकर्षण शक्ति के अंतर के कारण होता है। अतः इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि ज्वार भाटे का संबंध पृथ्वी की चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष गतियों से रहता है। अब जब ये सिद्धांत दिया गया तो इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हुई। उस आलोचना में सबसे पहली आलोचना थी कि समुद्रों में ज्वार एक लहर के रूप में उत्पन्न होता है। अतः यदि पृथ्वी के धरातल पर जल ही जल होता तो इस सिद्धांत से क्रियाशील होने की कल्पना की जा सकती थी, परंतु धरातल पर जल और स्थल दोनों हैं, इसलिए ज्वारीय लहरें जो हैं वह चंद्रमा के साथ पृथ्वी की परिक्रमण करते हुए प्रत्येक देशांतर पर समान रूप से उत्पन्न नहीं होती। इन लहरों के विस्तार पर दिशा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, यानी पृथ्वी घूम रही है तो घूमती हुई पृथ्वी से जल को आकर्षित करने में एक जैसा ज्वार उत्पन्न होना संभव नहीं है। दूसरा है समुद्रों की गहराई और उसके नीतल की रचना भी सब जगह एक जैसी नहीं है, इसलिए ज्वारीय लहरों की प्रगति भी उस नीतल के अनुसार होगी। तीसरा है पृथ्वी का आकार चौरस न होकर गोलाकार है, इस कारण ज्वारीय लहरों की उत्पत्ति में किसी एक निश्चित नियम को मान लेना भी कठिन है। चौथा है समुद्रों में ज्वार भाटे के अतिरिक्त अन्य कई गतियां होती है, ये गतियां ज्वारीय लहर की प्रगति में बाधक भी होती है, तो ज्वार भाटे में भी बाधक होती है। अब दूसरा जो सिद्धांत है वह है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर यदि सभी जगह जल ही जल होता तो चंद्रमा द्वारा उत्पादित ज्वार लहर ठीक चंद्रमा की गति के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर चलता, लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर बीच बीच में भूखंड भी खड़े हैं, तो ज्वार की लहर की जो प्रगति है वह ये भूखंड रोक देते हैं। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल है और दक्षिणी ध्रुव सागर में स्थल की कोई रुकावट नहीं है, अतः यहाँ चंद्रमा का आकर्षण सबसे अधिक होता है। इस आकर्षण शक्ति से ही समुद्र में ज्वार लहर उत्पन्न होती है और ठीक चंद्रमा की गति का अनुसरण करती है। लगभग 180 डिग्री देशांतर के समीप यह लहर दो भागों में बढ़ जाती है और चंद्रमा के साथ साथ पूर्व में पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। जब ये चलती चलती उत्तमाशा अंतरिक्ष तक पहुंची है तो एक गौण तरंग उत्पन्न हो जाती है जो अंध महासागर के तट के साथ साथ आगे बढ़ती है। तो अंध महासागर के तट पर ज्वार का निर्धारण भी लहर द्वारा होता है और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में भी इसी प्रकार की लहरें बन जाती है जो बाद में ज्वार उत्पन्न करती है। तो प्रगतिशील तरंग सिद्धांत के अनुसार यही ज्वार लहरें अपनी प्रगति के साथ साथ ज्वार भाटे को भी संसार में विभिन्न स्थानों पर ले जाती है। चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र में प्रधान ज्वार लहर का जन्म होता है, इससे निकलने वाली शाखाएं गौण लहरें कहलाती हैं और प्रधान लहर की गति ठीक चंद्रमा के अनुसार होती है, परंतु गौण लहरें जो है वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत से मतलब है एक तो मुख्य लहर होती है जो चंद्रमा के सामने से प्रवाहित होती है, लेकिन बाकी कुछ छोटी छोटी लहरें भी होती है जो आगे बढ़कर अन्य लहरों के साथ मिलकर ज्वार का उत्पन्न करती है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंधों में गतिशील तरंग सिद्धांत को सबसे बड़ी मान्यता दी गई है, हालांकि इसके संबंध में भी कुछ आपत्तियां उठाई गई है। जैसे इस साध्य के अनुसार ज्वारीय लहर की उत्पत्ति का स्थान आर्कटिक सागर माना गया है। प्रमुख लहर से निकली गौण लहरें ही अंध महासागर और हिंद महासागर में प्रवेश करती हैं। ये लहरें जब दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होती है तो इनकी उत्पत्ति काल में वृद्धि होती है, किंतु यह संभव नहीं है। दूसरा है ज्वारीय लहरों की प्रगति के संबंध में महासागरीय नीतल की रचना और तटीय रचना से उत्पन्न बाधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, यानी इसमें यह नहीं बताया गया कि जब ज्वारीय लहर उत्पन्न होगी तो नीतल उसमें कुछ बाधा डाल सकता है। तीसरा है महासागरों में कई प्रकार की ज्वारीय लहरें देखते हैं। चौथा है उत्तरी और दक्षिणी अंध महासागर में एक ही समय में दो स्थानों पर वृहज्वार आते हुए दिखाई दे गए हैं, जो कि इस सिद्धांत के प्रतिकूल है। तीसरा हमारा जो सिद्धांत है वह है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत स्थावर तरंग सिद्धांत। स्थावर तरंग सिद्धांत के जो मूल प्रणेता है वह है हैरिस। इन्होंने ज्वारीय लहर स्थायी होती है और उसी के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर ज्वार होते हैं, परंतु विभिन्न समुद्रों में भिन्न भिन्न स्थावर तरंगें होती है।
इसी मान्यता पर उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि यदि हम किसी चौड़े बर्तन में थोड़ा जल भर दें और उसके किनारों को शीघ्रता से ऊपर उठाकर नीचा कर दें तो बर्तन में जल के ऊंचे नीचे होने का एक क्रम बन जाएगा। जब जल दाहिनी ओर ऊपर उठेगा तो बाईं ओर नीचे जाएगा और जब जल बाईं ओर ऊपर उठेगा तो दाहिनी ओर नीचे दब जाएगा। यही क्रम कुछ देर तक चलता रहता है और पात्र के हिलाने से अस्तित्व में आई ऐसी मध्यवर्ती रेखा को जिसके संदर्भ में जल ऊपर नीचे होता है उसे निस्पंद रेखा और तरंग को स्थावर तरंग कहते हैं। स्थावर तरंग के दोलन का आवर्तन काल पात्र की लंबाई, पात्र में जल की गहराई और पात्र को दिए गए झटके की शक्ति पर ही निर्भर करता है। इस आधार पर ही हैरिस ने अपनी यह मान्यता प्रकट की कि खुले महासागरों में कुछ इस प्रकार की क्रिया होती है कि जब चंद्रमा अपने आकर्षण द्वारा जल को एक ओर खींच लेता है तो समुद्र में स्थावर तरंग अस्तित्व आ जाती है और विभिन्न स्थानों पर जल का ऊंचा नीचा होना ज्वार भाटा आने की गति मात्र होता है। इसलिए स्थावर तरंग क्रियाशीलता उसी समय तक रहती है जब तक चंद्रमा का आकर्षण प्रभावशील रहता है। वैसे जितने भी भिन्न भिन्न सागर हैं उनमें स्थावर तरंगों को के प्रयुक्त रूप को दोलन प्रणाली कहा जाता है। इसमें से प्रत्येक दोलन पर एक निश्चित आवर्तन काल रहता है जो गणित की सहायता से निश्चित किया जाता है। इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से समुद्रों में स्थानीय रूप से दोलन होता है और दोलन की क्रिया समुद्रों के तल की रचना, गहराई, पृथ्वी के परिभ्रमण आदि के प्रभाव से होती है। अब समुद्रों में ये जो सरल दोलन प्रणाली है वह महाद्वीपों के प्रायद्वीपीय प्रकार और उसमें द्वीप बाधक भी होते हैं। इन बाधाओं के कारण समुद्रों में भंवर बिंदुओं की उत्पत्ति भी होती है और भंवर बिंदुओं से चारों ओर समुद्र जल का दोलन होता है। दोलन में स्थावर लहर परिक्रमा करती है। साथ ही स्थावर लहर की प्रगति के साथ साथ ज्वार की अवस्था में भी अंतर बढ़ता है। तो समुद्रों में उनकी रचना के अनुसार एक भंवर बिंदु के स्थान पर अनेक भंवर बिंदु उत्पन्न हो जाते हैं। तो समुद्र गहरा होने पर दोलन के कारण अधिक ऊंची स्थावर तरंगें उठती हैं। छिछले समुद्रों में स्थावर लहरें कम ऊंची होती है। स्थावर लहरों के ऊर्ध्व भाग में भाटा होता है। हैरिस का विश्वास है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण स्थावर लहरों में गति उत्पन्न होती है। ज्वार भाटे के जल का दोलन एक रेखा पर न होकर भंवर बिंदु के चारों ओर होता है और भंवर बिंदु के चारों ओर विभिन्न ज्वारीय लहरों को समज्वार रेखाओं द्वारा दिखाया जा सकता है। तो ये तो थे विद्यार्थियों आपके ज्वार भाटे के से संबंधित परिकल्पनाएं। धन्यवाद विद्यार्थियों।